क्या वॉइस मिल रही है आप सबको? ओके, वेरी गुड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जावा। प्रीवियस वीडियो देखी है सबने? इफ फिल्स वाली वीडियो देखी है सबने? क्यों भाई? इफ फिल्स वाली वीडियो देखी है या नहीं देखी? देखी है? चलो, वेरी गुड। तो वेरी गुड, जिसने नहीं देखा है वो भी देख लेगा। और जैसा ये मैं आपको बता दूं कि आपके आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज 3 जून है, आज लूपिंग स्टेटमेंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगी। फोर्थ कल हम एरे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर पढ़ेंगे, मे बी कि आज भी थोड़ा सा एरे का कवर करेंगे। फिफ्थ को हम मेथड्स पैकेजेस पढ़ेंगे। और इस तरीके से ये पूरा शेड्यूल है जिसमें 14th तक मे बी कि ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो मे बी कि 1-2 दिन, क्योंकि थोड़ा सा कोई कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसमें 1 दिन से ज़्यादा 2 दिन लग जाए। तो एक से अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसको 15 तक भी ये जा सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग आगे कवर करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लूपिंग स्टेटमेंट्स। लूपिंग स्टेटमेंट से पहले मैं ये पढ़ा रही थी आपको स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको और देना चाहूंगी कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है और कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है मैम, एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ, क्या क्वेश्चन है? अभी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखो क्या है कि मैं ये आपको बता रही हूँ कि अगर आप सिर्फ ये क्लासेस सही तरीके से लेते हो, जैसे आज टेंथ टेंथ या 11th क्लास होगी, मे बी आगे 10 क्लासेस और चले। अगर ये आप 20 क्लास सही तरीके से करते हो तो फिर आपको दूसरा कोई बुक कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप आराम से जावा अच्छे तरीके से उसमें मार्क्स गेन गेन कर सकते हो और लिख भी सकते हो। साथ ही साथ लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ भी आएगा, तो प्रोग्रामिंग भी समझ आएगा। तो आप इन क्लासेस को ध्यान से पढ़िए। मैं ये प्रॉमिस कर रही हूँ कि अगर आपने ये सारी क्लासेस देखी हुई हैं और मन से पढ़ा है तो आपको दूसरी कोई बुक उसको पिक करने की भी जरूरत नहीं है। आप आराम से पढ़ सकते हो। तो आप पढ़ लो। ठीक है, ठीक है। तो उसको आप एक बार पढ़ो। और साथ ही साथ जैसे ये पूछ रहे हैं आदित्य कि जो पिछला पढ़ा है उसको भूलते जा रहे हैं, तो देखो पिछला जो पढ़ा है उसको भूलते जा रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और मैम मैसेज नहीं ले पाए थे, पीछे वाली वीडियो में बताया कि वीडियो के नीचे ऑप्शन देगा। हाँ, मैं अभी ये जो मेरा नोट्स है ना, अभी मैं सर राहुल सर को सेंड कर दे रही हूँ और सर उसको अभी तुरंत ही जो है सेंड कर देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे। अभी मैं आपको अभी टेलीग्राम चैनल पे आप सब लोग होंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, आज का जो नोट्स है। तो मैं कह रही हूँ कि आप ये जो नोट्स मैं बता रही हूँ आप ये नोट्स सही से बनाइए। जो सारी क्लासेस मैंने बताई, जैसे 10 क्लास आज तक हो गई, 10 क्लासेस और बची हुई हैं। तो आप ये सारी क्लासेस 20 क्लासेस है टोटल, आप उसको मन से पढ़िए। मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको जावा पक्का 100% अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो आप हाँ डेली ही सेंड कर देंगे। तो स्विच स्टेटमेंट, हाँ ठीक है, स्विच स्टेटमेंट आज हमें बताना था वो हम आपको बताते हैं। देखो स्विच स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जैसे मैंने आपको कंडीशन लगाना बताया था। अब आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कंडीशन लगाना बताया था, स्विच स्टेटमेंट भी कंडीशन लगाने का ही एक तरीका है। स्विच स्टेटमेंट जो है वो भी कंडीशन लगाने का एक तरीका है। स्विच स्टेटमेंट भी कंडीशन लगाने का एक तरीका है। लेकिन डिफरेंस क्या है इफ इल्स में और स्विच स्टेटमेंट में? तो डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि स्विच स्टेटमेंट और इफ इल्स स्टेटमेंट सेम है। सबसे पहले मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि आप सारे प्रोग्राम्स जो स्विच स्टेटमेंट से बना सकते हो वो सारे प्रोग्राम्स आप
आराम से इल्सिफ लैडर का यूज करके बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा स्विच, जो भी प्रोग्राम आप इल्सिफ लैडर से बना सकते हो, वो जरूरी नहीं है कि आप स्विच स्टेटमेंट से बना सकते हो। तो जो भी प्रोग्राम्स आप स्विच से बना रहे हो, सारे प्रोग्राम्स आप इल्सिफ लैडर से बड़े आराम से बना सकते हो। ये एक ऑप्शनल है, ऑप्शनल है तो हम क्यों यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे। इजी तरीका है इसको यूज करने का। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत आसानी से यूज हो जाता है। जहां पे एक ही वेरिएबल की बहुत सारी वैल्यू के हिसाब से अलग अलग कंडीशन लग रहा है, बात ध्यान से सुनिएगा। जहां पे एक वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू के हिसाब से बहुत सारा कंडीशन लग रहा है, एक वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू पे अलग कई कंडीशन लग रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। सुन लो ना, अभी जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो, तो फिर ब्रेक एंड कंटिन्यू भी पढ़ाएंगे, है ना। पहले ये तो पढ़ लो। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि स्विच स्टेटमेंट अगर आप यूज करने जा रहे हो, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्विच स्टेटमेंट एक वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू के हिसाब से काम करता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, एक बात मैं अगर आपसे पूछूं कि इफ, अगर आप लिख रहे हो इफ किसके हिसाब से काम करता है, इफ किसके हिसाब से काम करता है, कंडीशन के हिसाब से। और कंडीशन हम किसको कहते हैं, प्रोग्रामिंग में नॉर्मल तौर तरीके पे हम कंडीशन उसको कहते हैं जहां पे जिस भी स्टेटमेंट का रिजल्ट ट्रू फॉल्स आता है उसे हम कंडीशन कहते हैं। ये सबको पता है, पता है या नहीं, बताओ, सबको पता है कि प्रोग्रामिंग में वो एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आता है उसको हम जो है क्या कहते हैं, कंडीशन कहते हैं। तो अगर आप ऐसे लिखोगे, जैसे कि अगर आपने ऐसे लिखा, मान लीजिए आपने लिखा स्विच स्विच और आपने इसके अंदर कोई कंडीशन लगा दी, आपने लिख दिया सपोज आपके पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ए, आपने लिख दिया ए इक्वल्स टू 0। तो मैंने लिख दिया, या मान लो आपने ए की वेरिएबल की वैल्यू आपने लिख दिया 10, कुछ भी, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ बस, और मैंने लिख दिया ए इक्वल्स टू 0। ये जो आपने स्विच के अंदर लिखा हुआ है ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है या एक कंडीशन है। ये नॉर्मल एक एक्सप्रेशन है, एक स्टेटमेंट है, या एक कंडीशन है, ये क्या है, ये जो है ये क्या है, एक कंडीशन है या नॉर्मल एक स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है या कंडीशन है, स्टेटमेंट है या कंडीशन है, क्या है, सब बताएंगे। सैमसंग, आज पहले दिन तुमने ज्वाइन किया है ना। तो ये जो है ये क्या है, ये कंडीशन है। सबने बताया कि ये जो है ये क्या है, कंडीशन है। क्यों कंडीशन आप कह पा रहे हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट नहीं है, ये कंडीशन है। ये कंडीशन इसलिए है क्योंकि इसके बीच में रिलेशनल स्टेटमेंट लगे हुए हैं। जहां पे रिलेशनल स्टेटमेंट लग गया उसका रिजल्ट ट्रू फॉल्स आएगा। जहां पे बीच में लॉजिकल स्टेटमेंट, लॉजिकल ऑपरेटर्स लग गए, उसका रिजल्ट जो होगा वो ट्रू फॉल्स आएगा। और उस ट्रू फॉल्स रिजल्ट लाने वाले स्टेटमेंट को हम कंडीशन कहते हैं नॉर्मल तौर पे। अब जैसे यहाँ पे हमने केस बनाया, स्विच के बाद कंडीशन जैसे आप लगाते हो, जैसे आपको कई कंडीशन लगानी हो, आप एक बार इफ लिखते हो, फिर बार इल्सिफ लिखते हो। जब स्विच में आपको कई कंडीशंस लगानी हो तो आप केस बनाते हो, और केस के बाद वैल्यू लिखते हो। अब हमने केस के बाद वैल्यू लिखा, वैल्यू के बाद हम स्टेटमेंट लिखते हैं, कोई भी स्टेटमेंट। हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो, या हमने लिख दिया केस फर्स्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे लगाया ब्रेक, ये लिखने का तरीका है। केस के बाद केस कीवर्ड है, ब्रेक कीवर्ड है। केस के बाद हम लगाते हैं कोई भी वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू के बाद कॉलन लगाते हैं, और कॉलन के बाद हम पूरा स्टेटमेंट, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन नहीं, 10 लाइन 50 लाइन का स्टेटमेंट हो सकता है। जब ये स्टेटमेंट खत्म हो रहा हो आपके हिसाब से तो हम ब्रेक लगा देते हैं। अब हमें दूसरा भी केस बनाना है, हमने बना दिया केस के बाद वैल्यू कोई भी लिख सकते हो, हमने लगाया कॉलन, और यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हमने लिख दिया केस टू ऐसे। और जब ये केस मान लो खत्म हो गया तो यहाँ हमने लगा दिया ब्रेक। लेकिन अब आप एक ध्यान से बात समझिएगा, मैं रन कराती हूँ और चेक कराती हूँ आपको क्या ये प्रोग्राम हमारा सही है। मैंने रन करा, हमने लिखा जावा सी स्विच स्टेटमेंट stment हमने लिखा हुआ है डॉट जावा, रन कराया, और ये देखो ये गलत बता रहा है। ये कह रहा है कि पैटर्न इन स्विच स्टेटमेंट आर प्रीवियस फीचर्स एंड आर डिसेबल्ड बाय डिफॉल्ट। ये गलत है आपका,
ये जो आपने लिखा हुआ है ना, ये जो आपने लिखा हुआ है टाइप, ये जो यूज किया है, ये गलत है आपका। क्यों? स्विच के बाद जो लिखा जाता है, यहाँ पे जो पास किया जाता है, वो एक वैल्यू होती है, वो एक एक्सप्रेशन होता है, ना कि कंडीशन होता है। इफ के बाद जो पास किया जाता है, इफ के बाद यहाँ अगर पास किया जाता है इसको कंडीशन, यहाँ पे जो होता है वो कंडीशन होता है, नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं होता। आप लिख दोगे a इक्वल्स टू जीरो, a इक्वल्स टू जीरो, इफ के केस में इरर देगा, लेकिन यहाँ स्विच में लिख दोगे a इक्वल्स टू जीरो, इरर नहीं देगा। तो इस तरीके से स्विच स्टेटमेंट और इफ को लिखने में डिफरेंस है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अब जैसे रन कैसे होता है वो समझिएगा। स्विच के पास यहाँ जो भी वैल्यू आप पास करोगे, जैसे हमने वैल्यू पास कर दिया 1, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आप पास करोगे ये मैच करेगा कि यहाँ स्विच को पास की गई वैल्यू किस केस की वैल्यू से मैच कर रहा है। तो किस केस की वैल्यू से मैच कर रहा है? पहले वाले केस की वैल्यू से मैच कर रहा है। यहाँ पे है 1 इंटीजर वैल्यू और इस केस के पास भी है 1 इंटीजर वैल्यू, तो ये वाला केस ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब ये वाला केस आपका ट्रू माना जाएगा। इस तरीके से स्विच स्टेटमेंट वर्क करता है। जैसे कि अगर मुझे एक प्रोग्राम, इफ यही वाला प्रोग्राम अगर मुझे इफ इल्स में बनाना हो तो हम ऐसे बनाएंगे, इफ a इक्वल इक्वल 1, तो कर्ली ब्रेसेस, इसमें लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन केस 1। फिर इल्स इफ नीचे करती हूँ, इल्स इफ a इक्वल इक्वल 2, तो यहाँ पे हम बनाएंगे ऐसे और इसके बीच में पास कर देंगे केस 2। यही प्रोग्राम अगर इफ बनाना हो तो इसको ऐसे बनाएंगे, यही प्रोग्राम अगर स्विच में बनाना हो तो इसको ऐसे बनाएंगे। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से हम इसको रन करते हैं। जैसे a की वैल्यू के हिसाब से का कंपेयर करना है, यहाँ लिख दो a, तो अब कौन सा केस सही होगा? वो केस सही होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। वो केस एग्जीक्यूट होगा, उस केस का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जिस केस की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। बात समझ आ रही है? तो अब वो वाला केस एग्जीक्यूट होगा जो कि दोनों में बेस्ट कौन सा है, तो हम कहेंगे स्विच स्टेटमेंट बेस्ट है। अगर आपको एक वेरिएबल के अलग अलग वैल्यू के हिसाब से कंडीशन लगानी, जैसे एक ही वेरिएबल है ए की वैल्यू जब 1 होगी तो ये वाला केस ट्रू होगा, ए की वैल्यू जब 2 होगी तो ये वाला केस। तो जब एक ही वेरिएबल के अलग अलग वैल्यू के हिसाब से अलग अलग कंडीशन लगानी है तो उस टाइम पे आप यूज करोगे स्विच स्टेटमेंट का। अगर आपको रेंज के हिसाब से या किसी और दूसरे हिसाब से, ग्रेटर देन, लेस देन या इज नॉट इक्वल्स टू के हिसाब से अगर आपको कंडीशन लगानी है तो आप यूज करिए इल्स इफ लैडर। इस तरीके से हम इसको रन करते हैं। अब जैसे अभी a की वैल्यू क्या है? 10 है, तो क्या किसी भी केस की वैल्यू 10 है? क्या किसी भी केस की वैल्यू 10 है? 10 नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी केस ट्रू नहीं होगा, और जब कोई भी केस ट्रू नहीं होगा तो इसका रिजल्ट भी अभी के केस में कुछ नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप इसको रन कराइए। अभी के लिए ये प्रोग्राम आपका बिल्कुल सही है, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आएगा। हमने लिखा जावा सी और इसका नाम है स्विच html.java, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा जावा और यूज का इसका क्लास का नाम है स्विच स्टेटमेंट। रन करा, आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। यहीं पे अगर मैं स्विच की वैल्यू ए की वैल्यू 1 कर दूंगी और फिर मैं इसको रन कराऊं अगर, तो उस टाइम पे हमने रन कराया, कंपाइल कराया, फिर हमने इसको रन कराया और ये रन हो रहा है, केस 1 ट्रू हो रहा है। तो इस तरीके से स्विच स्टेटमेंट रन होता है। बात समझ आई सबको कैसे हम स्विच स्टेटमेंट को रन करते हैं? और इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ था बना के। अच्छा, ये तो हमने स्टेटमेंट लिखा था। अब किसी ने पूछा क्या स्विच में ब्रेक लिखना ऑप्शनल है? तो नहीं, स्विच में ब्रेक ऑप्शनल नहीं है। स्विच में ब्रेक बिल्कुल ऑप्शनल नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको हर केस के बाद ब्रेक लगाना पड़ेगा अगर आपको खत्म करना है तो। अदरवाइज अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो क्या होगा? देखो, ब्रेक अगर आपने नहीं लगाया तब क्या होगा? रन कराया हमने, रन हुआ, हमने फिर से लिखा जावा और कन्वर्ट हो गया। इस बार हमने रन कराया, दोनों ही केस ट्रू हो जा रहे हैं। जैसे ए वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 1, तो ये वाला केस ट्रू हुआ। अब इसके बीच में आपने ब्रेक तो लगाया नहीं था कि बस यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, तो इसने इस वाले केस को भी रन करा दिया। तो इस तरीके से अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो कई केसेस एक साथ रन होने लगेंगे। ब्रेक जो होता है वो एक केस के ब्लॉक को बंद करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया ब्रेक, तब क्या होगा?
केस 1 अगर ट्रू होगा तो बस ब्रेक के ऊपर वाला ब्लॉक ही रन होगा। इस तरीके का स्टेटमेंट ये होता है। इस पे अगर आपको एक प्रोग्राम बना के दिखा दे तो जैसे हमने एक छोटा सा टास्क लिया, हमने लिखा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नंबर ऑफ मंथ एंड प्रिंट नेम ऑफ मंथ ऐसे हमें बनाना है। हमने लिखा क्लास और यहाँ पे लिख दिया हमने स्विच का ये एग्जाम्पल है तो हमने लिख दिया स्विच एग्जाम्पल 2। ये हमारा एक प्रोग्राम मैं दूसरा आपको बना के दिखा देती हूँ। हमने इसको सेव किया और यहाँ पे हमने लिख दिया स्विच एग्जाम्पल डॉट जावा। इस टाइम आप लोग कॉलेज जा रहे हो क्या? इस टाइम आप लोग कॉलेज जा रहे हो कि अभी नहीं जा रहे हो? नो मैम, यस मैम, जा रहे हैं, कोई जा रहा है, कोई बंद कर दिया जाना, यस नो, मैक्सिमम नो। अच्छा चलो, क्लास नहीं चल रही। देखो, तो अब जैसे मान लो कि ये मैंने रन कराया और हमें क्या करना है, कि इसको हमें रन कराना है। तो अगर हम इसको रन कराने जा रहे हैं, मंथ नंबर के लिए, मंथ नंबर तो कुछ भी हो सकता है, वो हम यूजर से पूछेंगे। तो यूजर से पूछेंगे तो कैसे होगा, हमने लिखा इंटीजर और यहाँ पे हमने लिख दिया मंथ नंबर, हमने लिख दिया mn और यूजर इनपुट कराना है। तो यूजर इनपुट कराने के लिए पहले पैकेज इंपोर्ट करेंगे ना, और उसके लिए इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। ऐसे हमने लिखा java.util, जावा मेन पैकेज होता है और उसके अंदर कुल 5 पैकेजेस बनाए गए हैं जिसमें अलग अलग क्लासेस हैं। जैसे एक util नाम का पैकेज है, एक awt नाम का पैकेज है, एक net नाम का पैकेज है, एक io नाम का पैकेज है। तो ऐसे ही मिला के कुल 5 पैकेजेस बनाए गए। एक लैंग नाम का पैकेज है। तो टोटल 5 पैकेजेस हैं और उन पैकेजेस में अलग अलग क्लासेस आती हैं। जैसे यूटिल के अंदर स्कैनर क्लास आएगी और बहुत सारी है, मैथ क्लास आएगी। तो इस तरीके से होता है। तो अभी हमें बस स्कैनर क्लास को जो है एक्सेस करना है, तो हमने लिख दिया स्कैनर। हाँ, तो पैकेज में हमें ये सब पढ़ना है ना। तो पैकेज यही होता है, सिंपल सा है। जब कोई प्री डिफाइंड पैकेज होता है और एक यूजर डिफाइंड पैकेज होता है, ये प्री डिफाइंड पैकेज है। प्री डिफाइंड पैकेज में सारे पैकेजेस के पहले जावा लगाना पड़ेगा, क्योंकि सारे पैकेजेस जावा नाम के पैकेज, मेन पैकेज से इनहेरिट किए गए हैं। अब जावा नाम के पैकेज के अंदर ऐसे 5 पैकेजेस मिलेंगे, जैसे कि यहाँ लिख भी दें अगर आप याद रखिएगा। यूटिल नेट नाम का एक पैकेज मिलेगा। AW, जब नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई काम करना हो, जैसे सॉकेट नाम की एक क्लास है, नेट नाम की क्लास है, तो वो नेट नाम के पैकेज में मिलती है। ऐसे ही जब एप्लेट से रिलेटेड काम करना हो, जैसे पेंसिल, ड्रॉ, ये सब जो होता है वो AWT के अंदर होता है। ऐसे यूटिल है जिसमें आप स्कैनर पढ़ ही रहे हो। उसके अलावा लैंग नाम का एक पैकेज मिलेगा। उसके अलावा एक और पैकेज मिलेगा, आईओ नाम का एक पैकेज मिलेगा इनपुट आउटपुट का। तो ये 5 पैकेजेस मेन है जो कि जावा के अंदर लिखे गए। तो ऐसे ही जैसे java.util है तो java.util लिखेंगे। ऐसे नेट को अगर मान लो एप्लेट का प्रोग्राम बनाना हो तो java.awt लिखेंगे और डॉट करके जो क्लास इनपुट करानी हो वो। अगर यूटिल के सारी क्लासेस को इनहेरिट करना हो तो यहाँ एस्ट्रिक लगा देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिखा स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और इसमें पास होता है एक पैरामीटर जो कि होता है सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट। हमने लिख दिया सिस्टम डॉट इन। हमें mn की वैल्यू यूजर इनपुट करानी है, हमने लिख दिया SC डॉट नेक्स्ट। जिसको प्रोग्राम समझ नहीं आएगा बताएगा। अब mn की वैल्यू मिल गई, जब वैल्यू मिल जाएगी तब आप उसे स्विच के स्टेटमेंट को पास करेंगे। वैल्यू मिल गई, अब स्विच स्टेटमेंट को हमें इसी को पास कर देना है, तो हमने लगा दिया स्विच। इसी mn की वैल्यू के हिसाब से ही तो हमें जो है कंडीशन लगानी है। अब आप मुझे बताओगे क्या कि हमने स्विच के अंदर पास कर दिया mn, तो आपको क्या लगता है कि mn की कुल पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती हैं इस प्रोग्राम को देखते हुए? mn की पॉसिबल वैल्यूज कुल कितनी हो सकती हैं इस प्रोग्राम को देखते हुए? तो हम कहेंगे, आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया 12, वेरी गुड। mn की पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती हैं? 12 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। नंबर ऑफ मंथ 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मई है तो 5 हो सकता है, 12 हो सकती हैं। और एक और हो सकता है कि कोई ऐसा यूजर है जो कि अपने मन का है, जो कि 14, 15, 18 डाल रहा है, जैसे, जबकि ऐसा कोई मंथ नंबर ही नहीं है। तो इस तरीके से 12 + 1 13 हो सकती हैं।
अब 13 अगर हो सकती है इसकी अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज, तो आपको 13 अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे। तो हमने एक केस बनाया किसके लिए, mn की पहली पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है 1, तो एक केस बना दिया हमने 1 के लिए और लिख दिया ब्रेक। फिर एक केस बना दिया हमने 2 के लिए, फिर हमने लिख दिया ब्रेक। फिर एक केस बना दिया हमने 3 के लिए, फिर हमने 4 के लिए, 5 के लिए, ऐसे ही। और जब केस को खत्म करना है तो लिख देंगे ब्रेक ब्रेक। तो इस तरीके से कॉलन केस का ब्लॉक बनाता है और ब्रेक उस ब्लॉक को खत्म करता है। जैसे कर्ली ब्रेसेस की ओपनिंग ब्लॉक बनाता है, कर्ली ब्रेसेस की क्लोजिंग उस ब्लॉक को खत्म करता है। सेम उसी तरीके से हमने लिख दिया केस 4 और यहाँ पे हमने लिख दिया ब्रेक। तो इस तरीके से आपको जितने केसेस बनाने हो, 12 केसेस बनाने हो, 12 केसेस बनाओ। अब सोचो कि अगर mn की वैल्यू 1 हुई तो क्या स्टेटमेंट होगा, एक लाइन का स्टेटमेंट होगा जनवरी। हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और इसमें हमने प्रिंट करा दिया जनवरी। तो इस तरीके से आपको ये सारे प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ जनवरी प्रिंट करा दिया, वैसे यहाँ फरवरी प्रिंट करा दिया, मार्च प्रिंट करा दिया, अप्रैल प्रिंट करा दिया। हमने लिख दिया मार्च, यहाँ सॉरी नॉट मार्च, इट्स फरवरी, यहाँ लिख दिया मार्च, यहाँ लिख दिया अप्रैल। तो इस तरीके से हमने अभी 4 केसेस बनाए। आपको मतलब आपने 4 वैल्यू को हैंडल किया, आपको 12 केसेस बनाने पड़ेंगे। अब 12 तो केसेस फिक्स थे कि अगर इन 12 में से कोई वैल्यू हुई तो कौन सा स्टेटमेंट रन होगा, तो 12 केस बनाए। अब एक और उन लोगों के लिए केस बनाना पड़ेगा जो कि अपने मन के हैं, जो कि 12 के अलावा 15 डाल देंगे, -2 डाल देंगे, 20 डाल देंगे, 25 डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे। तो हमें बीइंग अ प्रोग्रामर उन्हें भी हैंडल करना है। तो उनके लिए अब हमें पता तो नहीं है कि वो कौन सी वैल्यू डाल देंगे। 12 के अलावा कुछ भी डाल सकते हैं, 1 to 12 के अलावा कुछ भी डाल सकते हैं। तो उसके लिए हम एक डिफॉल्ट केस बनाते हैं लास्ट में, डिफॉल्ट। इसके बाद कोई वैल्यू नहीं लिखी जाती। मतलब ये ऊपर वाले केसेस में जो वैल्यू लिखी गई है उसको छोड़ के बाकी सारी वैल्यू के लिए रन होगा। तो हमने लिखा डिफॉल्ट और डिफॉल्ट के बाद फिर से कॉलन और स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पे जैसे हमने स्टेटमेंट लिख दिया कि इनवैलिड नंबर, इनवैलिड मंथ नंबर, या हम लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट अ वैलिड मंथ नंबर, या कुछ भी लिख सकते हैं। और डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लगाना ऑप्शनल है, मतलब ब्रेक लगाओ ब्रेक ना लगाओ, सोर्स वाइज लगा भी सकते हैं क्योंकि इसके बाद कोई और केस नहीं है। तो इस तरीके से ये जो प्रोग्राम है ये रन होता है। जैसे हमने रन कराया और हमने लिखा जावा सी और हमारे प्रोग्राम का नाम हमने लिख दिया स्विच example2 डॉट जावा। कंपाइल होगा, क्लास में कन्वर्ट हो गया होगा। अब हमने लिखा स्विच example2, नॉट स्विच, गलत लिखा गया, स्विच। ठीक है। अब ये हमसे वैल्यू पूछेगा। वैल्यू में मान लो हमने लिख दिया 4, तो कौन सा वाला केस रन होगा, 4 वाला, क्योंकि बाकी सारे केसेस ब्लॉक हो गए हैं और 4 का केस प्रेजेंट है। 4 के केस में आपने कौन सा स्टेटमेंट रन कराया है, हमने रन कराया है अप्रैल, तो आपको प्रिंट होके भी क्या मिल जाएगा, अप्रैल। इस तरीके से ये प्रोग्राम्स रन होते हैं। पर ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि स्विच केस सारे टाइप की वैल्यूज के लिए काम नहीं करता। जैसे यहाँ पे जो आपने वैल्यू पास किया वो इंटीजर टाइप की थी, तो ये सिर्फ 2 टाइप की वैल्यू के लिए काम करता है, इंटीजर और कैरेक्टर। जैसे आप इंटीजर में लिख सकते हो, आप लाइक लॉन्ग टाइप की इंटीजर भी हो सकता है, शॉर्ट टाइप का इंटीजर भी हो सकता है, बाइट टाइप का इंटीजर भी हो सकता है, इंट टाइप का भी हो सकता है, कैर टाइप का हो सकता है। फ्लोट टाइप की वैल्यू के लिए काम नहीं करेगा, बुलियन टाइप की वैल्यू के लिए काम नहीं करेगा, इस तरीके से। ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि हम लोगों ने स्विच केस के थ्रू इसको बनाया। तो ये ये सबको समझ आया, कोई कंफ्यूजन है इसमें, नहीं ना। तो स्विच स्टेटमेंट का मैं लिखती हूँ यहाँ पे, स्विच स्टेटमेंट का मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि स्विच स्टेटमेंट is only used for int and char type values. You cannot use switch statement for boolean
boolean, float और डबल टाइप वैल्यूज। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज के लिए, इन सारे डेटा टाइप्स के लिए आप स्विच को यूज नहीं कर सकते। मतलब स्विच के ब्रैकेट के बीच में आप बूलियन टाइप की वैल्यू, फ्लोट टाइप की वैल्यू, डबल टाइप की वैल्यू इनपुट नहीं कर सकते। तो ये है, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं। अगर आप एग्जांपल्स देखना चाहो तो हम लोग जब आप देखोगे कि जब हम लोग ट्रेनिंग वगैरह में पढ़ाते हैं, और जैसे एक क्लास में, अभी तो आपकी एक क्लास की एक एक 1 आवर की क्लासेस चलती हैं, ट्रेनिंग में 3-3-4-4 आवर्स की क्लासेस चलती हैं। तो लाइक अगर कंडीशनल पढ़ा रहे हैं तो पूरा कंडीशनल लूपिंग सब कवर अप हो जाएगा। तो उसमें हम लोग एक स्विच पढ़ाया तो उसपे कम से कम 10-12 प्रोग्राम्स तो आपको दिए ही जाते हैं। तो वो प्रैक्टिस जो है वो इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है। जिसे भी लाइक प्रोग्राम्स का कलेक्शन चाहिए वो मैं दे दूंगी बाद में, जो बनाना चाहे खुद से। तो बाकी अभी के लिए तो आपको नॉर्मली ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो ज़रूरी भी नहीं है। अभी आप उसमें ज़्यादा फोकस होगे तो वो बहुत टाइम भी लेता है। ठीक है, तो अभी जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है, वो है, मैम प्लीज गिव अस टास्क टुडे, हमको भी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इटरेशन स्टेटमेंट्स। इटरेशन स्टेटमेंट्स जिसे हम कहते हैं, एक और नाम से हम जानते हैं, इसे हम कहते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। लूपिंग स्टेटमेंट, तो ये लूपिंग स्टेटमेंट, इटरेशन स्टेटमेंट क्या होता है? तो एक एग्जांपल कैरेक्टर टाइप की वैल्यू के लिए, अच्छा ठीक है समझा देंगे, अभी समझा देंगे। देखो, तो ये क्या होता है, अब जैसे मान लो कि हमें क्या करना है, कि ये लूपिंग स्टेटमेंट हमें पढ़ना है। लूपिंग स्टेटमेंट आप जानते हो क्या होता है? लूपिंग स्टेटमेंट जैसे अगर आप ये प्रोग्राम्स लिख रहे हो, अगर आप मान लो कोई इफ का प्रोग्राम लिख रहे हो, लैडर इल्स, ये प्रोग्राम आपने बनाया है, ये आपने ब्लॉक बनाया है, तो यहाँ पे ये फिक्स है कि तो ये ब्लॉक एक बार एग्जीक्यूट होगा या एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम रन होने की पॉसिबिलिटी है वो है 1 और 0। ठीक है, अगर रन हुआ तो बस एक बार, अगर रन नहीं हुआ तो फिर 0 टाइम हो गया। तो अगर आप वैसे ही सारे ब्लॉक्स के साथ है, जैसे इल्स का ब्लॉक है, इसमें भी सेम है, इसका भी ब्लॉक ये भी है कि मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो वो क्या है कि मिनिमम और मैक्सिमम जो उसका रन होने की पॉसिबिलिटी वो 0 या 1 टाइम रन होगा, 0 टाइम रन होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा स्टेटमेंट बनाना चाहते हो, अगर आपके पास कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसे आप एक बार नहीं, आप 10 बार रन कराना चाहते हो, 100 बार रन कराना चाहते हो, सपोज कोई अगर ऐसा सेम स्टेटमेंट है जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं और वो आप 100 बार रन कराना चाहते हो सेम स्टेटमेंट को, तो हम उसी लाइन को 100 बार नहीं लिखेंगे, हम उसी लाइन को लूप के ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। इट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट कि मुझे अगर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करानी है 100 बार, तो आपने इसे इफ के ब्लॉक के अंदर डाला है, तो इफ का ब्लॉक की तो उसे 0 टाइम रन कराएगा या फिर 1 टाइम रन कराएगा मैक्स टू मैक्स, और वो भी डिपेंड करता है कंडीशन पे। लेकिन अगर यही इफ की जगह पे लूप लगा दो, अगर यही इफ को हटा के यहीं पे फॉर लूप लगा दो, वाइल लूप लगा दो, डू वाइल लूप लगा दो, तो यहाँ पे ये फिक्स हो जाता है कि अब ये इसका मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम तो 0 है लेकिन मैक्सिमम अब 1 नहीं होगा, मैक्सिमम 10, 20, 50, 100 कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो इस तरीके से जब भी किसी स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट इज द सेम, इज अ लाइन, इज अ लाइक एक्सप्रेशन दैट यू वांट टू एग्जीक्यूट, दैट यू वांट टू डू एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन, लेकिन अगर आप वही कैलकुलेशन, वही लाइन 100 बार रन कराना है तो आप इस इफ की जगह पे लूपिंग स्टेटमेंट लगाएंगे। तो इसे हम कहते हैं लूपिंग स्टेटमेंट, जहाँ पे स्टेटमेंट्स के ऊपर जो ब्लॉक बन रहा है वो लूप का बन रहा है, और फिर वो लूप क्या तय कर रहा है, जैसे यहाँ पे इफ जो है वो कोई काम नहीं करता है, बस तय करता है कि ये स्टेटमेंट रन होगा कि नहीं होगा। वैसे ही लूप कोई काम नहीं करता, कोई टास्क नहीं करता, वो ये फिक्स करता है कि आपका ये स्टेटमेंट कितनी बार रन होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ जाके रुकेगा। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे हमें लूपिंग स्टेटमेंट अगर पढ़ना है तो सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे इफ वी नीड टू रन a statement multiple times,
multiple times, then 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 looping statements, then looping blocks is used दैट मीन्स हम उस स्टेटमेंट को लूप के ब्लॉक के अंदर डालेंगे. सो लूप executes based on the condition, based on the given condition, based on the given condition. Loop execute based on the given condition till the condition is true, till the condition is true, loop will execute, loop will execute, loop will execute. There are two types of loops. First one is entry control loop, and second one is exit control loop. Second one is exit control loop. Entry control, कंट्रोलिंग का मतलब है कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे जाके रुकेगा ये लूप. क्योंकि अगर आप लूप का मतलब ये कि ये चलता रहेगा. जैसे आप किसी झूले पे बैठ गए, ब्रेक डांस आप झूले पे बैठ गए, तो देयर इज अ फिक्स टाइम कि वो मल्टीपल टाइम आपको चक्कर कटवाएगा. लेकिन यहाँ पे ये भी फिक्स है ना कि कब रुकेगा. अगर रुका नहीं तो फिर तो अनलिमिटेड टाइम तक जो है आप झूले पे झूलते रहेंगे और कभी आप बाहर नहीं आ पाएंगे. तो सेम कंडीशन लूप के साथ अप्लाई होती है कि यहाँ पे लूप चल रहा है, मल्टीपल टाइम चल रहा है, लेकिन कुछ होना चाहिए जो कि उसे कंट्रोल कर सके, है ना. तो सेम तरीके से कंडीशन होती है यहाँ पे लूप को कंट्रोल करने के लिए. तो एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप, जहां पे फर्स्टली कंडीशन चेक्स, देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स. ये इसे हम कहते हैं एंट्री कंट्रोल. एग्जिट कंट्रोल हम कहते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स एंड देन कंडीशन चेक्स. तो इसको हम कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप. तो इस तरीके से एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल दो टाइप के लूप होते हैं. एंट्री कंट्रोल में आता है फॉर लूप और दूसरा आता है व्हाइल लूप. एग्जिट कंट्रोल लूप में एक ही लूप आता है जिसे हम कहते हैं डू व्हाइल लूप. तो अब हमें फर्स्ट पढ़ना हमें कुल मिला जुला के तीन ही है, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप. किसी को कंफ्यूजन अभी तक जो मैंने बोला उसमें? रिप्लाई. क्या अभी जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसमें किसी को भी अभी तक जो मैंने बताया उसमें कंफ्यूजन है? हाँ, इट जस्ट सेम एज सी. यहाँ पे कुछ और लूप्स हैं जो कि यूज होते हैं इसमें, जैसे फॉर ईच लूप जो कि सी में नहीं मिलेगा. तो और लूप्स हैं इसमें, लेकिन ये सारे लूप्स बिल्कुल सेम है सी की तरह. बताओ सभी लोग बताएं भाई, क्या कंफ्यूजन है कोई आपको? क्यों? नो ना? आगे बताएं. देखो, तो अब बात करते हैं हम फॉर लूप की. फॉर लूप क्या करता है कि यहाँ पे तीन वैल्यूज पास की जाते हैं. फॉर लूप भी देखो सेम है. फॉर लूप इज अ एंट्री कंट्रोल लूप. तो एंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है कि पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कि पहले कंडीशन चेक होगी. एंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है? एंट्री, जैसे ही एंट्री करोगे तो पहले कंट्रोलिंग होगी. कंट्रोल कौन करेगा? कंडीशन. तो पहले कंडीशन चेक होगा, फिर उसके बाद आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, है ना. और अगर एग्जिट कंट्रोल रहेगा तो पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर बाद में एग्जिट के टाइम पे, जैसे आप मूवी देख के बाहर जा रहे हो तब आपका टिकट चेक किया जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे एग्जिट कंट्रोल लूप. तो इस तरीके से फॉर लूप इज अ एंट्री कंट्रोल लूप. the updation, the initialization, ऐसे कह दो, initialization, condition and updation, all are written just after the for keyword.
जस्ट आफ्टर द फॉर कीवर्ड इन फॉर लूप। तो फॉर लूप में क्या होता है, तीन चीजें हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। ये तीनों चीजें फॉर लिखने के तुरंत बाद लिखी जाती हैं। जैसे सिंटेक्स इसका कहता है, सिंटेक्स इसका कहता है, पहले आप लिखोगे फॉर, फिर आप लिखोगे पहली जो यहाँ पे लाइन लिखी जाएगी वो होगी इनिशियलाइजेशन की, फिर लगेगा सेमीकोलन। ऐसा हम कह सकते हैं कि फॉर के बीच में दो सेमीकोलन लगता है और ये कंपलसरी है, दो सेमीकोलन लगाना, दो सेमीकोलन लगाना। उसके बाद आप बनाइए ब्लॉक और इस ब्लॉक में आप लिखिए वो स्टेटमेंट जिसे आप बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो ये दो सेमीकोलन क्यों लगा रहे हैं हम, पहले पहले हम लिखते हैं इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, दूसरा हम लिखते हैं कंडीशन और तीसरा हम लिखते हैं अपडेशन। तो ये तीनों को सेपरेट करने के लिए दो सेमीकोलंस लगाए जाते हैं। ठीक है, अब ये होता है फॉर लूप का सिंटेक्स। जैसे अब बात समझिएगा कि फॉर लूप का सिंटेक्स तो ठीक है, लेकिन लेकिन ये काम कैसे चलेगा, तो ये काम कैसे करेगा। जैसे अगर हम बस ऐसे लिख दें, मान लो हमने एक, आप फॉर लूप समझ जाएंगे तो वाइल डू वाइल समझना बहुत इजी है। आप बस फॉर समझ जाइए, हमने लिखा क्लास फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, और यहाँ पे पास करेंगे हम स्ट्रिंग टाइप का एरे का एक वेरिएबल। सेव कराया, लिख दिया फॉर एग्जाम्पल डॉट जावा। अब देखो हमने लिखा फॉर और हमने दो सेमीकोलन लगाए, मान लो कुछ नहीं लगाया, ऐसे स्टेटमेंट बनाया, एक मिनट रुक जाओ आप लोग। ओके, सो कैमरा में थोड़ी प्रॉब्लम है, तब तक आप ऐसे देखो। मान लो हमने बस फॉर का ब्लॉक बनाया, कैमरा इधर दे रहा है, और यहाँ हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो। सपोज लूप के ब्लॉक के अंदर क्या है, लूप के ब्लॉक के अंदर कौन सा स्टेटमेंट है जो बार बार एग्जीक्यूट होगा, तो वो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ठीक है हेलो तो आपने लूप के अंदर डाल दिया, लेकिन हेलो एग्जीक्यूट कितनी बार होगा, लूप हमारा चलेगा कितनी बार, एग्जीक्यूट कितनी बार होगा, हम ये देखना चाहते हैं। तो हम पहले इसको कराते हैं कंपाइल और हम आपको दिखाते हैं। हमने लिखा जावा सी और रन कराया, सिर्फ आपने लिखा है फॉर और ये हो गया गलत। आप ऐसे नहीं लिख सकते। फॉर का सिंटेक्स है कि आपको इसके बीच में लगाना पड़ेगा दो सेमीकोलन। फॉर का सिंटेक्स है कि आपको इसके बीच में लगाना पड़ेगा दो सेमीकोलन। अब कंपाइल कराइए, और हमने कंपाइल कराया, रन भी कराइए। अभी आपने सिर्फ कंपाइल कराया है, मतलब प्रोग्राम सही है। रन कराइए, कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, देख सकते हो ब्लिंक कर रहा है ना, इनफाइनाइट टाइम। क्योंकि कंडीशन है ही नहीं जो कि इस लूप को रोक सके कि बस भाई अब इसके आगे नहीं चलना है, आपको यहीं पे आपका काम खत्म हो गया, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो अभी ये हेलो कितनी बार प्रिंट हो रहा है आप कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे आप देखिए लगातार ये बढ़ता जा रहा है, आपका स्क्रॉलर बढ़ता जा रहा है और देख सकते हो ये प्रिंट होता ही जा रहा है। तो अगर आप दो सेमीकोलन आपने लगाया तो लूप सही है, लेकिन चलेगा कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम। इसको ब्रेक करने का काम कौन करेगा, इसको ब्रेक करने का काम करेगा कंडीशन। जैसे कंडीशन समझिएगा, हमने लिखा इंटीजर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, इंटीजर ए इक्वल्स टू 1 और कंडीशन लगाई कहाँ पे जाती है, सिंटेक्स देख लीजिए, कंडीशन लगाई जाती है दूसरा दोनों सेमीकोलन के बीच में। तो यहाँ पे हमने दोनों सेमीकोलन के बीच में कंडीशन को का मतलब याद रखिए। जहां पे भी कहा जाता है कि कंडीशन लगाइए तो कंडीशन का मतलब याद रखिए। कंडीशन का मतलब है एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका रिजल्ट ट्रू फॉल्स आता हो। हमने लिख दिया ए इक्वल इक्वल 1, बताओ कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है,
कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ए इक्वल इक्वल 1 कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है। अभी आप यहाँ देख लो, ए की वैल्यू क्या है? 1 है, और यहाँ पे आपने कंडीशन लगाया ए इक्वल इक्वल 1। तो हमने क्या किया, अभी आपने ये कंडीशन लगाया। बहुत सारे लोग रिप्लाई नहीं करते हैं कि तो आपको समझ नहीं आता या आप बोलना नहीं चाहते हो, क्यों? कंडीशन फॉल्स है, क्या है? ट्रू है। तो हमने रन कराया और अभी आप देखिए रन हो गया, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। हम इसको रन कराना चाह रहे हैं, हमने लिखा जावा और फॉर एग्जाम्पल। अभी भी देखो क्या होगा, हमने रन करा, कंडीशन कंडीशन ट्रू ही जब बार बार रह रही है तो फिर क्या है? हाँ, कंडीशन जब बार बार ट्रू ही है तो फिर से आपका ये प्रोग्राम इनफाइनाइट टाइम रन हो रहा है। ये देखो स्क्रॉलर बढ़ रहा है और आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट टाइम रन हो रहा है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमें कंडीशन को ऐसा भी करना है कि कंडीशन शुरू में ट्रू रहे, एक समय पे जाके मतलब 2 बार 4 बार 10 बार 50 बार के बाद कंडीशन रुक जाए, गलत हो जाए अपने आप। तो हमने गलत करने के लिए इसी में एक लाइन बढ़ा दिया, हमने लिख दिया अपडेशन। यहाँ पे लिखा जाता है अपडेशन, हमने लिख दिया a इक्वल्स टू a प्लस 1। मतलब समझना इसका, सबसे पहले यहां लिखा जाता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन को हम कहते हैं शुरुआत। शुरुआत कंडीशन ये एक ऐसी लाइन है जो जब तक सही रहेगी आपके प्रोग्राम में तब तक आपका प्रोग्राम रन होता रहेगा। और ये जो है ये है अपडेशन। ये कब रन होता है वो आप देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ जो लाइन है वो रन होता है, इनिशियलाइजेशन। उसके बाद कंडीशन चेक होता है। हर बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले कंडीशन चेक होता है। तो ये कंडीशन चेक होगा, पहला, दूसरा, और उसके बाद सीधे ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। कब? अगर कंडीशन सही रही तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है तो कंपाइलर यहाँ जाता है अपडेशन के पास कि भैया वैल्यू कुछ घटानी बढ़ानी है क्या? घटेगा बढ़ेगा तभी तो एक समय पे जाके कंडीशन गलत हो पाएगी। तो ये है आपका अपडेशन। हमने लिख दिया a इक्वल्स टू a प्लस 1, ये है हमारा अपडेशन। तो कैसे रन होगा ये प्रोग्राम? इनिशियलाइजेशन में तो कुछ नहीं है, छोड़ दो। अब कंडीशन क्या कह रही है? कह रही है a इक्वल इक्वल 1। यस, फर्स्ट टाइम कंडीशन इज ट्रू। फर्स्ट टाइम जब कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट रन होगा, ये 100% फिक्स हो गया। तो एक बार प्रिंट हो गया हेलो। अब जैसे ही हेलो प्रिंट हुआ तो हेलो के प्रिंट होने के तुरंत बाद अब कंपाइलर यहां जाएगा। अब जो पहले a की वैल्यू 1 थी, अब ये a की वैल्यू एक और बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई? 2। तो क्या 2 के लिए ये कंडीशन ट्रू है? a इक्वल इक्वल 2 नहीं भाई, a इक्वल इक्वल 2 है, a इक्वल इक्वल 1 नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन में तो अभी भी यहाँ 1 फिक्स ही है, लेकिन a की वैल्यू 2 हो गई तो वेरिएबल की वैल्यू बढ़ गई। a इक्वल इक्वल 2, 2 इक्वल इक्वल 1, इट इज नॉट ट्रू, कंडीशन इज फॉल्स। अब ये लूप कितनी बार रन होगा बताओ? अब ये लूप कितनी बार रन होगा? अब ये लूप कितनी बार रन होगा? 1 टाइम। अब ये लूप कितनी बार रन होगा? एक बार रन होगा। अब ये लूप कितनी बार रन होगा? एक बार रन होगा। एक बार रन होगा, कंडीशन एक ही बार सही होगी और एक बार के बाद कंडीशन अपने आप क्या होने लगेगी? गलत होने लगेगी। तो आप ऐसे रन कराइए और ऐसे समझिए इस प्रोग्राम को। हमने लिखा जावा सी, यहाँ हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल और रन कराया। ये है हमारा ओके फॉर एग्जाम्पल जावा लिख दिया, क्या जावा सी लिख दिया, सॉरी फॉर एग्जाम्पल रन करा। और एक बार रन हुआ हेलो। देखो जो अपडेशन अगर नहीं लगाओगे ना, अपडेशन अगर नहीं लगाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? इनफाइनाइट टाइम तक रन होता जाएगा। कुछ ना कुछ होना चाहिए जो कंडीशन को गलत कर सके। तो इस तरीके से हम लोग, और ये हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं, वैल्यू देना। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कुछ वैल्यू देना। तो जो a इक्वल्स टू 1 आपने यहाँ लिखा था वो इक्वल्स टू 1 आप यहाँ पे लिख सकते हो। इस तरीके से कंप्लीट हो गया। ये है इनिशियलाइजेशन, मतलब कि यहां से लूप शुरू हुआ a की वैल्यू 1 से, बस पहली बार ये वैल्यू चेक होगी a की वैल्यू 1। इट्स ओके, वेरी गुड, आपने बता दिया यहां से शुरुआत करो, हमने शुरू कर दिया। इसके बाद दोबारा यहाँ कंपाइलर कभी नहीं आएगा। अब क्या चेक होगा? कंडीशन a इक्वल इक्वल 1। हाँ भाई, a की वैल्यू अभी भी 1 ही है, कंडीशन इज ट्रू। और कंडीशन इज ट्रू, तुम्हारा लूप एग्जीक्यूट हुआ। अब जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो अब क्या होगा? अब ये अपडेशन होगा, अपडेट होके a की वैल्यू हो गई 2। और अब जब 2
के लिए कंडीशन चेक हुआ तो अब ये गलत हो गया। 2 इक्वल इक्वल 1, नो, 1 इक्वल इक्वल 1 होता है, 2 इक्वल इक्वल 1 नहीं होता है, तो कंडीशन गलत, लूप खत्म। अगर यही कंडीशन सही रहता, फिर से एग्जीक्यूट होता, फिर से अपडेट होता, फिर से कंडीशन चेक होता, फिर एग्जीक्यूट होता, फिर अपडेट होता, फिर से कंडीशन चेक होता, फिर एग्जीक्यूट होता, फिर अपडेट होता, फिर कंडीशन चेक होता, फिर एग्जीक्यूट होता। ये बार बार चलता रहता। क्या? अपडेट होना, कंडीशन चेक होना, फिर एग्जीक्यूट होना, फिर अपडेट होना, फिर कंडीशन चेक होना, फिर एग्जीक्यूट होना। और कब तक चलता रहता? जब तक कंडीशन गलत ना हो जाए। तो इस तरीके से ये लूप हमारा एग्जीक्यूट होता है। हम चाहते हैं कि देख रहे हो a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, तो जो हमारा लूप है वो a की वैल्यू जैसे ही 2 हो रहा है कंडीशन गलत हो जा रही है। हम चाहते हैं यही वाली कंडीशन 10 बार सही रहे, a की वैल्यू 1 से लेके 10 तक के लिए। तो बताओ इस कंडीशन को कैसे लगाएंगे? हम चाहते हैं ये वैल्यू a की वैल्यू 1 से लेके a की वैल्यू 10 तक सबके लिए सही रहे। तो यहाँ कंडीशन जो इक्वल इक्वल 1 लगाया है, उस कंडीशन को कैसे लगाएंगे? अगर हमें यही लूप a की वैल्यू 1 के लिए भी चलाना है, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, और ऐसे ही 10 तक के लिए चलाना है, तब कैसे लगाएंगे? a इक्वल इक्वल 10 गलत हो जाएगा हरेंद्र, जूही, बिल्कुल गलत। a इक्वल इक्वल 10, ये देखो पहली ही बार में गलत हो जाएगा। a की वैल्यू 1, a इक्वल इक्वल 10, 1 इक्वल इक्वल 10, नो, कंडीशन फॉल्स, और बस लूप खत्म, नहीं एग्जीक्यूट होगा। ऐसे नहीं होगा। तो इसको ध्यान से समझो। हमें ये ध्यान देना है कि वैल्यू 1 हो तब भी सही हो, 2 हो तब भी सही हो, 3 हो तब भी सही, तो उसके लिए लगाएंगे लेस देन आर इक्वल्स टू। ए की वैल्यू 10 से छोटी हर वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट हो, इसका सिंपल सा मतलब ये है। ए की वैल्यू 10 से छोटी हर वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट हो। और शुरुआत कहां से हो रहा है? 1 से। तो 1 से छोटी वैल्यू 10 तक कौन कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उस केस में अगर हम एक आगे बढ़ रहे हैं तब, मतलब अपडेशन में अगर आपने ये लिखा है तब, और समझ गए इस बात को? वेरी गुड। तो ये अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया तो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये हेलो कितनी बार प्रिंट होगा? अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये हेलो कितनी बार प्रिंट होगा? तो ये हेलो 10 बार प्रिंट होगा। तो ये हेलो 10 बार प्रिंट होगा। और ये लूप ए की किस किस वैल्यू के लिए चलेगी? तो मैं कहूंगी कि ए की शुरुआत होगा कहां से? 1 से, और हर बार एक एक आगे बढ़ेगा। एक आगे बढ़ेगा, हेलो प्रिंट करेगा, फिर एक बढ़ेगा, फिर हेलो प्रिंट करेगा, फिर एक आगे बढ़ेगा, हेलो प्रिंट करेगा, फिर एक, और कहां तक? 10 तक। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 10 तक की वैल्यू के लिए चलेगा। अगर हम इसको हटा देंगे तो 9 तक के लिए ही चलेगा। ठीक है, क्योंकि जब a की वैल्यू 10 होगी तो 10 इज ग्रेटर देन 10 हो गया ना गलत। तो इस तरीके से हम लूप को लिखते वक्त ये बातें अपने ध्यान में रखते हैं और लूप को ऐसे हम एग्जीक्यूट कराते हैं। तो इसके आधार पे मैं कुछ आपको प्रोग्राम्स बता दूं। लूप, फॉर लूप का सिंटैक्स समझ आया सबको? फॉर लूप का सिंटैक्स सबको समझ आया? तो ये है। अब जैसे अब इसी में अगर वाइल लूप का सिंटैक्स देखो, फॉर लूप और वाइल लूप डिफरेंस कुछ नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब फॉर लूप लगाएंगे, कब आप वाइल लूप लगाएंगे। जैसे अभी मैं एक छोटा, बहुत सारा प्रोग्राम अभी मैं आपको फॉर लूप से बता दूंगी, तब उससे पहले मैं आपको वाइल लूप भी पढ़ा दूं, फिर एक साथ मैं आपको सारे प्रोग्राम्स बताऊंगी। और मैं ये चाहूंगी कि जितने प्रोग्राम्स मैं फॉर लूप से बता रही हूँ वो सारे प्रोग्राम्स आप वाइल लूप से खुद से करके ले आइए। वाइल लूप, अंतर कोई नहीं है। वाइल लूप इज also a entry control loop, a entry control loop. And in while loop, firstly condition is checked, and then a statement is executed by compiler। अब दूसरा, in while loop
In while loop, the given block of loop, the given block of loop, given block of loop is executed till the given condition, the till the given condition is true. सेम ही चीज है, सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है. क्या अलग है? यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन आप यहाँ कर रहे थे ना, फॉर लूप में जो इनिशियलाइजेशन आप यहाँ कर रहे थे a इक्वल्स टू 1, ये यहाँ पे नहीं होता है, ये यहाँ होता है. मतलब लूप के ऊपर कहीं भी कर लो. जैसे फॉर लूप में एक ये ऑप्शन है कि इंटीजर a इक्वल्स टू 1 यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दो इंटीजर a इक्वल्स टू 1, तब भी सही है. इसको 3 से शुरू करना है, लिख दो इंटीजर a इक्वल्स टू 3. 20 से शुरू करना है, लिख दो इंटीजर a इक्वल्स टू 20. तो इस तरीके से इनिशियलाइजेशन यहाँ पे किया जाता है. इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है पहली वैल्यू कौन सी होगी, ठीक है, जिससे कंडीशन चेक होगा. तो और दूसरी वैल्यू कौन सी होगी जिससे कंडीशन चेक होगा, वो अपडेशन बताता है. तो ये जो यहाँ पे होता है वाइल लूप में यहाँ नहीं होता है, यहाँ लूप के ऊपर होता है. तो लूप के ऊपर ही हम कर लेते हैं क्या, इनिशियलाइजेशन. फिर आता है वाइल, और वाइल के साथ जो लिखा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है कंडीशन, और उसके बाद होता है वाइल का ब्लॉक. और बीच में ही कहीं स्टेटमेंट भी लिखा जाता है और साथ ही साथ अपडेशन भी किया जाता है, क्योंकि अपडेशन जरूरी है. जैसे कि अगर ये वाला लाइन मैं यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दूं, तब भी तो सही है, तब भी तो बात सेम ही है. ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद अपडेशन के पास जा रहा था, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद ये स्टेटमेंट अभी भी एग्जीक्यूट होगा. तो अपडेशन भी एक स्टेटमेंट है जो कि वैल्यू को बढ़ाने घटाने का काम करता है ताकि कंडीशन अकॉर्डिंगली मैच हो सके. तो इस तरीके से व्हाइल लूप काम करता है. बाकी सब कुछ सेम ही सेम है, आप ऐसा कह सकते हो. जैसे वही एक से 10 तक के नंबर को प्रिंट कराने का अगर हमें प्रोग्राम बनाना हो व्हाइल लूप में, तो बड़े आसानी से ऐसे बना सकते. पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे, मतलब इंटीजर a इक्वल्स टू 1, 1 से शुरू करना है, ये हो गया. 1 से लेके कहाँ तक की वैल्यू प्रिंट करना है, तो कहेंगे 10 तक. मतलब लूप तब तक चलेगा a की सारी वैल्यूज के लिए जो छोटी हैं या बराबर है किससे, 10 तक के लिए. यहाँ लगा दोगे अगर इक्वल, तो सिर्फ लूप तभी चलेगा जब a की वैल्यू हर बार क्या हो, 10 हो. लेकिन पहली बार ये लूप गलत हो जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है. तो यहाँ लिखना पड़ेगा a की सारी वैल्यूज जो कि 10 से छोटी हैं. और ब्लॉक में स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट क्या है, कौन सा वो लाइन है जिसे बार बार एग्जीक्यूट कराना, तो हेलो प्रिंट कराना है, तो हमने लिख दिया हेलो. और उसके बाद तो अपडेशन बहुत जरूरी है. अगर अपडेशन नहीं करोगे तो क्या होगा, a की वैल्यू 1 10 से छोटा है, यस, तो एग्जीक्यूट हुआ. लेकिन अब फिर से कंडीशन चेक होगा तो फिर ट्रू हो जाएगा, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. फिर कंडीशन चेक होगा, फिर से ट्रू हो जाएगा, फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. फिर से कंडीशन चेक होगा, फिर भी ट्रू हो जाएगा, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. और ये कंडीशन ना कभी गलत होगा, ना कभी लूप चलना बंद होगा, और इनफाइनाइट टाइम तक हेलो हेलो प्रिंट करता रहेगा अभी के केस में. और बस ये वाली लाइन लिख दोगे a इक्वल्स टू a प्लस 1, तो उस केस में कहां तक चलेगा. ठीक है, समझ आया ये. हाँ, साउंड अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था कनेक्शन का. ये समझ आया सबको, रन टाइम पर वैल्यू कैसे बनाएंगे वो भी अभी बता देती हूँ. ठीक है, तो इस तरीके से ये लूपिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं. जैसे कि मेरी बात समझना, जैसे कई प्रोग्राम्स आपको मैं इसके हिसाब से छोटे छोटे प्रोग्राम्स में बना के दिखाती हूँ, वो आप समझिएगा. ये अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, या फिर अभी जो भी लोग टेलीग्राम में चैनल में होंगे उनको ये अभी ये नोट्स मिल जाएगा. इनफैक्ट मैं अभी सर को सेंड कर देती हूँ और आपको मिल जाएगा.
Send this note to Telegram channel, please. ठीक है। ओके, तो इस तरीके से ये अभी मैंने भेज दिया, आप लोग को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये आप लोगों को प्रोग्राम्स, ये लूप कंडीशंस एग्जीक्यूट होते हैं। अब मैं कुछ प्रोग्राम्स आपको बना के दिखा देती हूँ और फिर मैं आपको एक डू वाइल लूप भी बता दूंगी, और उसके बाद कल हम आपको एरे और बाकी चीजें बताएंगे। तो अभी आप देखिएगा कि जैसे प्रोग्राम्स आप देखिए, कुछ कुछ प्रोग्राम्स बताऊं या आपको टास्क दूं, आप मतलब आप कर लोगे? हाँ, इसकी पहली क्लास का सब इसी नोट्स में है। टास्क दें, आप लोग कर लोगे कि? ठीक है, तो देखो, जैसे एक प्रोग्राम बता देती हूँ, फिर आप लोग देखिएगा। जैसे मान लो ये प्रोग्राम मैंने यहाँ से हटा दिया, और इसी में हमें क्या करना है कि, अच्छा अभी मैं बहुत सारे टास्क आपको दे दूंगी, आप खुद से करिएगा। जैसे मान लो कि हमने लिखा राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट all even numbers even numbers within 1 to 50। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स विद इन 1 to 50। लूप से कैसे बनाएंगे? तो हमें पता है कि कहाँ से शुरुआत करनी है, 1 से जाना कहाँ पे है, 50 तक। तो सिंपल सा मतलब है कि बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तभी वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, अब अपडेशन में क्या होगा, प्लस होगा, ये हमें फिक्स हो गया। हमने लिख दिया कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तो हमने फॉर में लिखा कि आई की वैल्यू शुरू होगी 1 से, कहाँ तक जाएगी, तो हमने कहा 50 तक। और भाई 1 से 50 तक जाना है, तो अगर हर वैल्यू को विजिट करना है तो 1 से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर दो दो के गैप पे वैल्यू को विजिट करना है, 2 आगे बढ़ना पड़ेगा। 1 के बाद सीधे 5 विजिट करना है तो 4 आगे बढ़ना पड़ेगा। बढ़ना पड़ेगा कि नहीं? चाहते हो पहली वैल्यू 1 मिले और दूसरी वैल्यू 5 मिले, तो क्या करना पड़ेगा, 4 प्लस करना पड़ेगा। सोच सोच लो खुद से। हमने लिखा हर वैल्यू को विजिट करना है तो 1 प्लस करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि अगर सिर्फ इवन वैल्यूज को प्रिंट करना है तो 1 से लेके 50 के बीच में हर वैल्यू इवन नहीं है। 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है, 10 इवन है। तो ये जो वैल्यूज मिल रही है, ये क्या है, पहली शुरुआत वाली वैल्यू कौन सी है, 1 नहीं है, 2 है। तो हम इसको भी कर सकते हैं 2। दूसरा, 2 के बाद जो वैल्यू, दूसरी वैल्यू जो मिल रही है वो कौन सी है, सीधे 4 है। तो इसका मतलब अपडेशन में भी +1 करने की जरूरत नहीं है, +2 करने की जरूरत है। अगर +2 कर दोगे ना, अब इस लूप को देख के समझ गए कि आई की किस किस वैल्यू के लिए ये लूप चलेगा, तो कहोगे पहली जो वैल्यू होगी आई की वो 2 होगी। ठीक है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद जो दूसरी वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, सबको इस बात का आंसर देना है। पहली वैल्यू तो 2 होगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद जो दूसरी वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, 3 होगी? 3 नहीं होगी, 4 होगी। अब 4 पे जो है कंडीशन 2 है, 4 के लिए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद जो तीसरी वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, 6 होगी। और ये सारी वैल्यू किस में स्टोर होंगी, आई में। तो अगर हम आई को ही प्रिंट कर दें तो हमें मिल जाएंगी ना ये वैल्यूज। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ सीधे प्रिंट करा दिया आई। मिल गया 2 4 6 8 9 10 ऐसे करके। यही इवन वैल्यूज भी हैं। तो अभी दूसरा कुछ प्रिंट क्लिक हो गया। अभी इसको रन कराया और फिर देखो जावा सी फॉर एग्जाम्पल डॉट जावा। अच्छा, कहीं कुछ गलत कर, 4 कर्ली ब्रेसेस की क्लोजिंग कर दिया। चलो इसको हटा लो, अब रन कराओ। ओके, चलो इंटीजर टाइप का आई वेरिएबल इनिशियलाइज किया।
अब रन करो। ठीक है, रन हुआ। हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल। अब देखो कौन सी वैल्यू प्रिंट हुई, अब सारी प्रिंट हुई हैं। ये है वैल्यूज 2 4 6 8 10 फिर 12 30 और रुक गई कहाँ पे जाके 50 पे जाके। तो इस तरीके से वैल्यू आप रन करोगे। अगर इसी को करने का एक दूसरा तरीका, अगर आप चाहते हो कि लूप 1 से लेके 50 तक की सारी वैल्यू के लिए चले, तो लिख दिया फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन और इक्वल्स टू 50, और यहाँ लिख दिया i प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, i इक्वल्स टू i प्लस 1 भी लिख सकते हैं, बात सेम ही है। 2 मिनट से बस 2 मिनट मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। नहीं 1 मिनट में बस आ रहे हैं। तो ऐसे हमने लिखा। अगर हमें क्या करना है कि अगर हमें इसको रन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अब वैल्यूज जो है आई की हमें सारी वैल्यूज मिल रही हैं, 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, सारी वैल्यूज मिल रही हैं। लेकिन प्रिंट सारी वैल्यू को नहीं करना है, बस जो इवन है उसी को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने से पहले कंडीशन लगा दो, इफ आई मॉड्यूलर डिवाइड बाई 2 इक्वल इक्वल 0, सिर्फ तभी प्रिंट हो, अदरवाइज प्रिंट ना हो। तो इस तरीके से हम ये प्रोग्राम रन करेंगे। तो आप लोग मुझे 2 मिनट का समय दो। आज विनय का बर्थडे है तो मुझे थोड़ा सा उसमें जाना है। मैं 5 मिनट में अभी वापस हो जाऊंगी, ठीक है? तब तक आप लोग एक प्रोग्राम करिए और मुझे दिखाइए। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल नंबर्स। लूप कैसे लगाएंगे बस वो दिखाइएगा। 3 6 9 12 15 और ऐसे आपको प्रिंट करना है टिल 30। लूप कैसे लगाएंगे बस आप ये दिखाइएगा। मैं अभी 5। चलो भाई, वेरी गुड। हम्म 6 लोगों ने बताया, वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। चलो मैं बताती हूँ किसने किसने। फरहान ने सबसे पहले बताया, और किसने बताया? फरहान के बाद किसने बताया? सकलेन, सलेन सकलेन जो भी, रंजीत, मनीष, रंजन, रंजीत, नदीम, मनीष, नदीम, ये गलत है, नदीम।
देखो, ये अगर तुम लिख रहे हो ना, जैसे मैंने क्या बोला था, पहला नंबर हमें कौन सा चाहिए, 3, तो तुमने 3 लिख दिया। ठीक है, पहला नंबर हमें 3 चाहिए, तुमने 3 लिख दिया। अब 3 के लिए देख रहे हैं हम, कंडीशन भी ट्रू है। ठीक है, कंडीशन तो ट्रू होती रहेगी, लेकिन आई की वैल्यू पहली तो तुम्हें 3 मिलेगी, लेकिन दूसरी कौन सी मिलेगी। अच्छा, सही किया हुआ है क्या, 3+3, ओके, सही किया हुआ है भाई। इसने गलत किया हुआ है, तुम हाँ दूसरे का कॉपी कर लिया, इसने गलत किया हुआ है, ये वाला गलत है। देखो, जैसे इस इन्होंने लिखा आई ऐसे, तो पहली वैल्यू तो तुम्हें 3 मिलेगी, लेकिन दूसरी वैल्यू तुम्हें कौन सी मिलेगी। अच्छा, पहली चीज तो तुम सिर्फ a+2 नहीं लिखोगे, ये गलत है। a+2 का क्या मतलब, कोई भी स्टेटमेंट अगर हम मैं यहाँ पे नॉर्मली ऐसे लिख दूं a+2, क्या ये प्रोग्राम मेरा सही है, नहीं भाई, ये गलत है। ये प्रोग्राम ये कोई स्टेटमेंट ही नहीं है a+2, ये क्या है कि तो आप system.out.println लिखिए, कि तो आप जो है एक कोई किसी वैल्यू में इनिशियलाइज करिए, तब सही है ना। ये a+2 कोई बात थोड़ी होती है। तो इसको हम a+2 नॉर्मल नहीं लिख सकते, a=a+2 ऐसे लिख सकते हैं, ये अपडेशन है। तो ये एक वैल्यू है। अब a+2 भी करोगे तो पहली वैल्यू 3 मिलेगी और दूसरी 5 मिलेगी, 3+2 होगा तो 5 होगा ना, फिर नेक्स्ट 7 मिलेगी, नेक्स्ट 7 के बाद 9 मिलेगी, नेक्स्ट जो होगा, तो ये तुम्हारा सारा ऑड वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों ने समझा और इसको आपने बनाया भी। अब मैं आपको, मैम मेरा आदित्य, हाँ सही है भाई, सही है, सबका सही है, इस स्टूडेंट को छोड़ के बाकी सबका सही। तो इस तरीके से हम इसको रन करते हैं। अब अगर आप इसको समझ गए तो आप कुछ प्रोग्राम बनाइएगा जो मैं दे रही हूँ आपको, ध्यान दीजिए कैसे एग्जीक्यूट होता है। हम लिख देने से मतलब नहीं होता है, आप मैनुअली बोल बोल के लूप को एग्जीक्यूट करा के देखिए। लूप तो 2 मिनट में एग्जीक्यूट होकर आउटपुट दे दे रहा है, लेकिन आप खुद से एग्जीक्यूट कराइए, देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, फिर आप उसके हिसाब से रन कराइए, आप 100% रन करा ले जाओगे। तो टास्क दो, कुछ लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू, अब इसी में मैं एक यूजर इनपुट पहले बता देती हूँ, तब मैं आपको प्रोग्राम देती हूँ। जैसे मैंने लिख दिया, ओके स्क्रीन शेयर बंद हो गया, जैसे मैंने लिख दिया कि राइट अ प्रोग्राम, सपोज मैंने लिख दिया विद इन n to 50, हाँ मान लो हमने ये एक प्रोग्राम लिख दिया, हमने कहा कि आपको सारे इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं n से लेके 50। n क्या है, कहाँ से शुरुआत होगी हमें पता नहीं है, तो कहाँ से शुरुआत होगी जब हमें पता नहीं है, तो इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे ये देखना। हमने लिखा इंटीजर, एक वेरिएबल बना लिया मान लो i, ठीक है, और कहां से शुरुआत होगा, तो हमने क्या किया कि हमें पता नहीं है, तो हमने क्या किया कि आई की वैल्यू यूजर इनपुट कराई, जहां से यूजर बताएगा वहां से शुरुआत होगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, हमने सबसे फर्स्ट तो इंपोर्ट लगाया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और यहाँ पे हमने लिख दिया इनपुट कराना है, हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसके साथ ही आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो जिसे लेना है। हमने लिख दिया इंटर द स्टार्टिंग ऑफ इवेंट वैल्यूज, कहाँ से इवेंट वैल्यूज प्रिंट करानी है आप इनपुट करिए, ठीक है। इनपुट कराने के लिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्कैन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और पैरामीटर पास करना पड़ेगा सिस्टम डॉट इनपुट, ये हो गया आपका। अब वैल्यू इनपुट करानी है, तो वैल्यू इनपुट कराने के लिए क्या करेंगे, हमने लिख दिया कि एस वेरिएबल है आई इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट 8। अब वैल्यू इनपुट हो गया तो हमने लिखा फॉर, और अब आपको यहाँ इनिशियलाइजेशन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आई की वैल्यू पहले यूजर इन, अगर आप ऐसे लिखोगे आई इक्वल्स टू 1 तो आप कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन कर रहे हो, तो हमें कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन नहीं करना है, पहले से रन टाइम इनिशियलाइजेशन हो चुका, तो छोड़ दो, आई की वैल्यू रन टाइम पे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगी ना, तो बस सेमी कॉलन लगाओ और इनिशियलाइजेशन को खाली छोड़ दो। और कहां तक, तो हमने लिखा 50 तक, तो लिख देंगे i इज लेस देन और इक्वल्स टू 50, ठीक है, और फिर सेमी कॉलन। और क्या प्रिंट करना है,
इवन वैल्यूज प्रिंट करना है, इवन वैल्यूज के लिए दो दो आगे बढ़ना पड़ेगा। या मान लो कि इवन वैल्यूज प्रिंट करना, आप देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ी सी कि मान लो आपने ऐसे लिख दिया i इक्वल्स टू आई प्लस टू, देखो ठीक है। तो अब मेरी बात समझना, हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया आई। अब समझो क्या होगा, अगर यूजर ने आई की वैल्यू इनपुट कर दिया मान लो 20, तो पहली जो वैल्यू होगी वो हो गई 20, दूसरी वैल्यू 22, नेक्स्ट वैल्यू 20, नेक्स्ट वैल्यू 22, नेक्स्ट वैल्यू 24, 26, 28, ऐसे ही 50 तक। ये तो सही है। किसी ने मान लो इनपुट कर दिया 21, तब तो इवन वैल्यू प्रिंट ना होके ऑड वैल्यू प्रिंट होने लगेगी, मतलब 21, 23, 25 ऐसे प्रिंट होने लगेगा ना, 27 और ऐसे ही 50 तक। तो ये तो गलत हो गया। तो अब हमको क्या करना होगा कि यहाँ पे हमने 2 ना बढ़ा के हमने 1 बढ़ा दिया और यहाँ पे प्रिंट करने से पहले कंडीशन लगा दिया, इफ आई मॉड्यूलर डिवाइड बाई 2 इक्वल इक्वल 0, सिर्फ तभी प्रिंट करो, ठीक है। तो चाहे आई की वैल्यू कुछ भी हो, प्रिंट बस वही होगा जो कि चाहे लूप 50 बार चले लेकिन 50 बार प्रिंट नहीं होगा, अब बस वही प्रिंट होगा जो आई की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी। तो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को रन बड़े आसान तरीके से करा सकते हैं। तो ये है यूजर इनपुट, जैसे हमने लिख दिया जावा सी फॉर एग्जाम्पल डॉट जावा, रन कराया, लिखा जावा फॉर एग्जाम, रन कराया। अब इंटर द स्टार्टिंग वैल्यू, मान लो हमने स्टार्टिंग वैल्यू कर दिया 55, बताओ क्या प्रिंट होगा, लूप कितनी बार चलेगा, बताओ अभी जितने लोग हैं वो बताएं कितनी बार चलेगा, क्या प्रिंट होगा। वेरी गुड। तो अभी के केस में क्या प्रिंट होगा, सिर्फ एक स्टूडेंट ने बताया है, बताओ आप लोग भी बताओ क्या प्रिंट होगा। हाँ, तो नहीं, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्यों, अगर स्टार्टिंग में ही आई की वैल्यू हो गई 55 तो पहली ही बार कंडीशन गलत हो गया ना, 55 इज जो है लेस देन 50, नो 55 इज नॉट लेस देन 50, तो ये गलत हो गया। आप 50 से कम वैल्यू इनपुट करोगे सिर्फ तभी चलेगा, इस बात का भी ध्यान रखो। तो हमने इनपुट कर दिया सपोज 5, अब देखो प्रिंट कहाँ से वैल्यूज हो रही है, 5 प्रिंट किया तो ये 5 तो हमने इनपुट किया था, प्रिंट हो रहा है ये 6 है 10 12 30 20 ऐसे ही लेके कहाँ तक 50 तक। तो इस तरीके से आप ये सारे प्रोग्राम्स रन करा सकते हो, समझे। मैं कहती हूँ लूप बहुत इजी है, आपको बस क्या करना है ना कि रन कराने से पहले आपको सोचना है कि कैसे लूप कितनी बार चलेगा, मैं ऐसा लिख रहा हूं तो कंडीशन कितनी बार ट्रू होगा, अपडेशन में नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी, इस तरीके से आप सोच के रन कराएंगे तो बिल्कुल सही होगा। तो अब जैसे आपको कुछ प्रोग्राम्स बनाना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट all values all values all odd values all odd values from, और सब लोग करिएगा इस प्रोग्राम को फिर भेजिएगा, all odd values from, पहले लिख लो फिर 2 to 40। नेक्स्ट राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट all values from 100 to 80। अब 100 पहली वैल्यू 100 होगी और लास्ट वैल्यू 80 होगी, तो सोच के कंडीशन लगाइएगा, और 100 से 80 आना है तो माइनस होना पड़ेगा, अपडेशन भी सोच के करिएगा। तो ये प्रोग्राम्स आप लोग करिएगा, है ना। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल values that is divisible by 3 within 3 to 60। 3 से डिविजिबल मतलब इसमें आपको प्रिंट कराना है 3 3 6 9 12 ऐसे करके 60 तक, सोचिएगा कैसे होगा। नेक्स्ट राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल वैल्यूज that is divisible by 3 and 5 दोनों से within 1 to 30, 3 और 1 to 30 नहीं 1 to 50 कर लो, 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, जैसे
कि 3 से डिविजिबल, 3 और 5 से दोनों से डिविजिबल है 15, जैसे 30, जैसे 45, ये तो ये वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए। अब कुछ आपको नेक्स्ट है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन वैल्यूज विद इन 50 to 30। ये प्रोग्राम सब बनाइएगा और कुछ एक्सरसाइजेस करिएगा जिसमें आपको लूप का सिंटैक्स लिखना है। हमें ये प्रिंट कराना है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये प्रिंट कराना है 3, रुको, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12 और 10। ठीक है, ये प्रिंट कराना है। नेक्स्ट आपको ये प्रिंट कराना है 1, 5, 9, 13, 17, 21। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये प्रिंट कराना है कुछ इजी 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये प्रिंट कराना है 20, 18, 16, 14, 12, 10, 5, 5, 10। अच्छा, एक ये भी प्रिंट कराना है, चलो 2, 4, 8, 16, 32 बन जाएगा। अब ये प्रोग्राम बनाइएगा, जो बना के इसको सबमिट करेगा हम समझेंगे कि वो समझ गया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पिछला वाला प्रोग्राम दिखा दीजिए। हाँ, पैनल पे अपलोड कर दूंगी, अभी अपलोड कर देंगे, आप लोग सबमिट करिएगा। ये है पिछला वाला प्रोग्राम, देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी तो सारा, बहुत सारा लिखा हुआ था, मैंने बोला था स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, अभी रुक जाओ। तो एक और प्रोग्राम हमें देखना है जो कि है डू वाइल लूप। अब इसको भी देख लो फिर जाना। तो डू तक कल मैं आपको फिर एरे और स्ट्रिंग पढ़ाऊंगी। तो ये है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या है? डू वाइल लूप is a exit control loop. Do while loop is a exit control loop. That means in do while loop, firstly loop statements या सिर्फ statements लिख दो। Firstly statements is executed, then firstly statement is executed, then condition is checked. Next time statement will execute or not, it depends on condition. Okay, so if condition is true, then loop will run, loop statement ऐसे लिखते हैं, loop statement will execute for second time, otherwise not. Okay, so इसको मैं नीचे ही कर देती हूँ। Okay, so in do while loop, if the given condition is false in starting, still loop will execute for at least one time. ठीक है, तो अगर हम बात करें मीन एग्जीक्यूशन, मिनिमम कितने टाइम एग्जीक्यूशन होगा ऑफ वाइल ब्लॉक, तो आप क्या बोलोगे?
व्हाइल ब्लॉक का मिनिमम एग्जीक्यूशन कितना हो सकता है? व्हाइल ब्लॉक का मिनिमम एग्जीक्यूशन, अगर कंडीशन पहले ही गलत हो गई तो मिनिमम एग्जीक्यूशन कितना हो सकता है व्हाइल लूप का? 0 होगा। व्हाइल लूप का मिनिमम एग्जीक्यूशन कितना होगा? 0 होगा। ऐसे ही अगर आप मिनिमम एग्जीक्यूशन, मीन एग्जीक्यूशन आप फॉर लूप, अगर मान लो फॉर लूप में कंडीशन पहले ही गलत हो गई तो मिनिमम एग्जीक्यूशन फॉर लूप का कितना होगा? 0 होगा। लेकिन मिनिमम एग्जीक्यूशन ऑफ डू वाइल ब्लॉक अगर आप देखोगे तो अगर कंडीशन गलत भी है तो इसका मिनिमम एग्जीक्यूशन कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है। लूपिंग्स में सब सेम है। अगर आपको एक लूप का कॉन्सेप्ट सही तरीके से आता है आप सारे लूप बहुत आसान से कर लोगे, लेकिन हमें लूप का सिंटेक्स फिक्स करना समझना है। लूप को 10 बार चलाना है तो कैसे लिखेंगे, लूप को अगर हमें 25 बार चलाना है तो कैसे लिखेंगे, इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, घटती हुई वैल्यू चाहिए तो कैसे चाहिए, अगर हमें वैल्यू मल्टीप्लाई होके मिल रही है तो कैसे लिखेंगे। बस अगर आपको ये सारे आइडियाज हैं तो लूप आपके लिए टफ नहीं होगा, कोई भी लूप। तो बस ये डू वाइल लूप का जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, सबसे पहले ऊपर ही जैसे वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन ऊपर होता है वैसे ही डू वाइल लूप में भी इनिशियलाइजेशन ऊपर होता है, लेकिन हम यहाँ लगाते हैं सिर्फ डू, और डू के बाद लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के बीच में हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट्स के बाद यहीं कहीं लिखा जाता है अपडेशन, और उसके बाद नीचे हम लिखते हैं वाइल, और वाइल के बाद हम इसके बीच में लिखते हैं कंडीशन। एक चीज इंपॉर्टेंट, वाइल के बाद हमेशा लगाया जाता है सेमीकोलन इन डू वाइल लूप। ये उसका लूप लिखने का सिंटैक्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके 10 तक के नंबर्स प्रिंट कराना है तो लिखेंगे इंटीजर आई इक्वल्स टू 1, शुरुआत हो गया 1 से, और लिख दिया हमने डू। डू के बाद करना क्या है, डू दैट मीन्स, वैसे भी हम मतलब समझते हैं ना, डू का मतलब करो, क्या करो, तो प्रिंट करो इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई। बट क्या एक ही बार? नहीं, आई की वैल्यू एक ही बार प्रिंट नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम आई की जो वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या होगा? 2, तो हमने 1 से इंक्रीमेंट किया, आई इक्वल्स टू 1 प्लस 1। ये जो है इस लाइन को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इसको हम कहते हैं अपडेशन। वैल्यू बढ़ रही है, जो शुरुआत की वैल्यू थी वो 1 से आगे बढ़ गई, और अब हम लगाएंगे कंडीशन वाइल लिख के। हमने लिखा वाइल कब तक ऐसा होता रहेगा? जब तक आई की वैल्यू छोटी या बराबर रहेगी किससे? 10 से। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डू वाइल लूप। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। डिफरेंस बस इतना सा है कि अगर आपने लिखा क्लास, हमने लिख दिया डू एग्जाम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये लिखने का एक ये भी फायदा है कि क्लास कैसे बनाते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन कैसे लिखते हैं, ये सब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके लिए नहीं सोचना है आपको, है ना। तो बार बार लिखो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार क्लियर होता जाएगा। ओके, हमने लिखा डू एग्जाम्पल डॉट जावा। अब देखो हमने लिखा इंटीजर आई इक्वल्स टू 1, ठीक है, और हमने लिख दिया वाइल आई इक्वल 10, और यहाँ पे हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट। कोई भी बिना देखे नहीं बताएगा, सभी लोग पहले देख के समझ के तब बताएंगे कि कितनी बार लूप एग्जीक्यूट होगा। अभी बताओ कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? हाँ, 10 टाइम्स बता रहे हो तुम फरहान। कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? तो सबने बताया 0 टाइम्स। जिसने बताया 0 टाइम्स उसका सही है। कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 0 टाइम्स। कैसे? आई की वैल्यू 1, एग्जीक्यूट होने से पहले कंडीशन का सही होना जरूरी है। आई इक्वल्स टू 1 इक्वल 10। गलत, अगर गलत हो गया तो फिर लूप एक भी बार अब एग्जीक्यूट नहीं होगा, पहली बार भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? 0। पहले बार में कंडीशन गलत तो लूप स्किप हो गया। मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? 0। बात समझ आई? अगर यहीं पे फॉर लूप लगा दिया, फॉर कंडीशन, अब इनिशियलाइजेशन छोड़ दो, कंडीशन में लिख दिया आई इक्वल 10, यहाँ लिख दिया आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। बताओ कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 0 टाइम।
स्टिल कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो अभी भी मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो कितना है, 0 है। मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 0 है। यहीं पे अगर मैं लिखूं डू और बीच में अपडेशन करना जरूरी है, मतलब आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, और यहां हमने लिख दिया वाइल आई इक्वल इक्वल 10, अभी भी कंडीशन गलत है। लेकिन देखो, एक बार अगर आपने डू लिखा है तो एक बार जो डू के अंदर स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे, ये सिंटेक्स वाइज ऐसा है। अब आप देखो, आई की वैल्यू 1, प्रिंट है आई की ही वैल्यू, मतलब आई की वैल्यू है 1, प्रिंट भी होगा 1। अब क्या आई की वैल्यू क्या हो गई, 2, तो जो कंडीशन चेक होगा पहली बार वो आई की वैल्यू किससे चेक होगा, 1 से कि 2 से, 2 से। कंडीशन किससे चेक होगा, 2 से। अब बताओ 2 इक्वल इक्वल 10, कंडीशन सही है कि गलत है, गलत है भाई, 2 इज नॉट इक्वल टू 10। अगर कंडीशन गलत है तो अब लूप दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन एक बार तो हो चुका है ना। तो अब सिर्फ प्रिंट क्या होगा, 1। अगर मैं यहीं पे ये कंडीशन लगा दूं लेस देन आर इक्वल्स टू 10, तब ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 10 बार। तब ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट, तब ये सेम वैसे ही एग्जीक्यूट होगा जैसे वाइल एग्जीक्यूट होता है, जैसे फॉर एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अदर केस में ये एग्जीक्यूट होगा, हमने लिखा फॉर डू एग्जाम्पल, लिखा है फॉर एग्जाम्पल डू एग्जाम्पल डॉट जावा, रन कराया, यहाँ हमने लिखा जावा डू एग्जाम्पल, और ये प्रिंट हो गया 1 to 10, फिर बिल्कुल सही। तो इस तरीके से हमारा डू वाइल लूप एग्जीक्यूट होता है। क्या आपको समझ आया, लूपिंग स्टेटमेंट्स समझ आए, सिंटेक्स समझ आया, क्यों? स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेना है, लो स्क्रीनशॉट ले लो, फर्स्ट स्क्रीनशॉट, मैं बोलती हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, फर्स्ट स्क्रीनशॉट, फर्स्ट स्क्रीनशॉट भी मैं देती हूँ सबका स्क्रीनशॉट, फर्स्ट स्क्रीनशॉट, सेकंड स्क्रीनशॉट, सेकंड स्क्रीनशॉट, सेकंड स्क्रीनशॉट, थर्ड स्क्रीनशॉट, थर्ड स्क्रीनशॉट, फोर्थ स्क्रीनशॉट, फोर्थ स्क्रीनशॉट, फिफ्थ स्क्रीनशॉट, फिफ्थ स्क्रीनशॉट, सिक्स्थ स्क्रीनशॉट, सिक्स्थ स्क्रीनशॉट, सिक्स्थ स्क्रीनशॉट, हो गया, बस इतना ही है। यहाँ पे भी ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको एग्जाम्पल लिखना होगा। पहले वाले क्लास का भेज तो दिया है, पूरा नोट्स भेज दिया है। वाले क्लास में बहुत ज्यादा लिखवाया था, तो स्क्रीन सारा नोट्स भेजा है, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्विच स्टेटमेंट का, इसको भी कंप्लीट कर लेना, 12 केसेस बना लेना। फर्स्ट स्क्रीनशॉट स्विच स्टेटमेंट का, और ये रहा सेकेंड स्क्रीनशॉट स्विच स्टेटमेंट का, सेकेंड स्क्रीनशॉट स्विच स्टेटमेंट का। बाकी ये प्रोग्राम्स एक्सरसाइजेस दिए थे, ये सारे एक्सरसाइजेस 6 हैं, 3 6 और यहाँ पे 5 दिए हुए 11, ये 11 स्क्रीनशॉट, ये अगर जो भी कर लेगा, जरूरी नहीं है सबके लिए, मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ क्योंकि आपकी मर्जी है यहाँ पे बिल्कुल, लेकिन बाकी जो कर लेगा वो बिल्कुल मुझे सबमिट करेगा, हम देखेंगे कौन किया हुआ है, तो ये इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो, सो आई होप आपको ये लूपिंग स्टेटमेंट समझ आए हो। थैंक यू फॉर द क्लास। ओके, और कुछ? ओके, ओके,
तो आप कल भी सेम टाइम पे क्लास अटेंड करिएगा। और हाँ बिल्कुल, कल क्लास होगी, आप अटेंड करिएगा। कल मैं आपको एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर और ये सब पढ़ाएंगे। आज जो पढ़ाया ना, वो पैनल, हाँ पैनल पर सबमिट करना है। और जो भी पढ़ाया वो टेलीग्राम चैनल में नोट्स मिल जाएगा, वहां से आप देख लो। और लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, वो देख लो। लिंक डेली के लिए सेम होता है। तो थैंक यू फॉर द क्लास। नेक्स्ट टाइम कल भी आप लोग क्लास अटेंड करिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने दिखाया था कि कल मैम एग्जाम बाद ही नो ट्रेनिंग चालू होगा। हाँ बिल्कुल, एग्जाम पहला बैच, ट्रेनिंग का पहला बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 8 तारीख से। मतलब 8 तारीख को रिपोर्टिंग होगी, तो पहले बैच का। बाकी वैसे 2-3 दिन के गैप पे हमेशा ही बैचेस बनते रहते हैं। तो आप कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम 15th को भी खत्म हो रहे हैं, तो जिस हिसाब से आपका एग्जाम खत्म हो आप आ सकते हैं। आप जो भी स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड होंगे ट्रेनिंग के लिए, आप एक बार जुड़ के देखिए। आपको टेकपाइल में द बेस्ट ट्रेनिंग क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है, आप लोग बी रेडी, आप लोग एग्जाम्स दे लो, फिर आप लोग जरूर आओ। ओके, चलो ठीक है। कंचन मैम 5 से बता रही थी, नहीं नहीं 5 से नहीं, 5 से नहीं, 8 से, 7-8 से, 8 से। अभी रिपोर्टिंग होती है पहले, मतलब रूम्स वगैरह शिफ्ट कराना, डॉक्यूमेंट्स जमा करना, जो हमारी तरफ से कुछ चीज़ें दी जाती हैं आपको रिपोर्टिंग टाइम में, वो सब सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद आप जब एक पूरे इस बैच के लिए स्टूडेंट्स हो जाएंगे तब क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो 5 से नहीं, 8 से आप मान के चलो, 8 से पहली रिपोर्टिंग हो। ठीक है, बाकी बाकी जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे उनको कॉल जा रहा होगा धीरे धीरे, हर कॉलेज में कॉल जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय। टेलीग्राम का लिंक सेंड कर दीजिए। किस कॉलेज से हो आप? सकलेन, किस कॉलेज से हो आप? कॉलेज बताओ अपना, उस कॉलेज के ग्रुप में डाल देंगे। CSDM से, ठीक है। ठीक है, हम भिजवाते हैं। ग्रुप में चेक कर लेना, लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।